Hello everyone, I am Samina Sheikh. I am going to teach you biology. For the next academic year, so you are going to learn biology by Samina ma'am. So when we talk about biology, first let me introduce to you what is actually biology. So बच्चों biology जो है, it is made up of two words, that is bio जिसका मतलब होता है life. Bio का मतलब क्या होता है? Life. और logos का मतलब होता है to study or the study of. ओके बायोलॉजी ये दो वर्ड से बना है. द टू वर्ड्स आर बायो एंड लॉगोस. बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी. तो बच्चों बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सो बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक छोटे इंसेक्ट से लेके तो जायंट एनिमल तक, उनके बारे में स्टडी करना मतलब क्या होता है? बायोलॉजी. उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका रिलेशनशिप, उनके बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, तो हर एक एस्पेक्ट उनकी लाइफ का जो है जब हम स्टडी करते इट कम्स अंडर बायोलॉजी. सो बच्चों जो पर्सन इन चीजों को लेके स्टडी करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, उनके बारे में नई नई खोज करता है, कुछ इन्वेंशंस निकालते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं बायोलॉजिस्ट. सो रिमेम्बर व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी दो वर्ड से इनिशिएट हुआ, दैट इज बायो एंड लॉगोस. बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब है टू स्टडी. सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. और जो पर्सन बायोलॉजी लेके स्टडी करता है उन्हें क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी जो है उसके फादर को क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सो फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. ओके, नाम क्या है उनका? एरिस्टोटल. सो ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर. ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. वो कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको उनके हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाई किया था एज लैंड, एयर एंड वाटर ड्वेलर्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, जो एयर में पाए जाते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, उस हिसाब से उनके हैबिटेट के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. सो फादर ऑफ बायोलॉजी आप याद रखोगे नाम एरिस्टोटल. साइंटिस्ट का नाम क्या है? एरिस्टोटल. सो बच्चों अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं. बायोलॉजी में कितने डिविजन्स होते हैं? दो इंपॉर्टेंट डिविजन. द डिविजन्स आर, द फर्स्ट वन इज बॉटनी एंड द सेकेंड वन इज जूलॉजी. ओके, दो डिविजन्स बायोलॉजी के हैं. कौन से दो? बॉटनी एंड जूलॉजी. तो ये बॉटनी क्या होता है? सो बॉटनी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स अवेलेबल है हमारे आसपास, वो चाहे कोई भी कैटेगरी का प्लांट हो, उसके बारे में स्टडी जब हम करते हैं, उसके लाइफ को लेकर, उसके जो सिस्टम्स है, उसमें जो फंक्शंस होते हैं, वो सब स्टडी किया जाता है अंडर बॉटनी. सिमिलरली जूलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स है उनके सिस्टम, उनके बॉडी में जो टिश्यूज है, उनके इंटरैक्शंस, बॉडी के प्रोसेसेस, ये सब किस में स्टडी किया जाता है? जूलॉजी में. तो जूलॉजी में आप क्या स्टडी करने वाले हो? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स से रिलेटेड जो कोई भी पॉइंट होता है, जो कोई भी स्टडीज होता है, इट कम्स अंडर जूलॉजी. सो बच्चों जब हम वो बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी भी स्टार्ट करना है, तो बेस्ट वे है बायोलॉजी क्यों ना हम हमारे ही बॉडी से स्टार्ट करें सीखना. किसी और के बारे में पहले स्टार्ट करने से अच्छा तो आज हम लोग जो बायोलॉजी है विल बिगिन विद द ह्यूमन बॉडी. तो आपको पता है हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका एक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का. तो वो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस फ्रॉम सेल. आपको पता है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल. अलग अलग सेल्स साथ में आते हैं और क्या बनता है उनका? टिश्यू. डिफरेंट टिश्यूज इट फॉर्म्स व्हाट? ऑर्गन. सेल, टिश्यू, ऑर्गन. अलग अलग ऑर्गन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स. और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. अगर हम इसको इकोलॉजिकल वे में एक्सटेंड करें, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक साथ आके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन की कम्युनिटी बनती है जिसका इकोसिस्टम बनता है. फिर होता है बायोम, और पूरा जो हमारा अर्थ है उसमें जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर. सो बट फिलहाल आप सेल से लेके ऑर्गेनिज्म लेवल तक याद रखोगे. सेल एग्रीगेट होते हैं, क्या बनता है? टिश्यू.
टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। फिलहाल हमें स्टडी करना अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो उनके अलग अलग सिस्टम्स बनते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कौन से सिस्टम्स हैं। तो जैसे अपने अब तक के 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल पे अलग अलग सिस्टम्स कुछ पढ़े होंगे, तो कुछ नाम आपको फैमिलियर होंगे और कुछ नए नाम आज आप सीखने वाले हो। जैसे हमारे पास कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्लैंडुलर सिस्टम होता है। आपको पता होगा हमारे बॉडी के जो केमिकल मैसेंजर्स है, दैट इज हार्मोन। तो हार्मोन का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है अलॉन्ग विद ब्रेन। तो हार्मोनल कंट्रोल जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। उसके अलावा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी को बचाती है फ्रॉम डिफरेंट अटैक्स ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस, या फिर जो हम बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है डिजीजेस को लेके, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। देन यू हैव स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपके बॉडी में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करते फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर, जैसे एक सेल से दूसरे सेल तक या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। देन यू आर हैविंग नर्वस सिस्टम जिसमें आता है आपका मेन ऑर्गन दैट इज ब्रेन, जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड यू आर हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ऐसे अलग अलग जो सिस्टम्स है आपके बॉडी में, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो दे आर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, endocrine system, reproductive system, immune system, skeletal system, muscular system, circulatory system, nervous system and respiratory system. तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो व्हेन वी से डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उस सिस्टम में दो चीजें हमें स्टडी करनी है। एक कि वो सिस्टम में स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ऑर्गन्स कौन से, और वो सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अगर स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ता है, और फिर बॉडी के ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो उस स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। व्हाट इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। On the other hand, when you're studying about the functions which are related with the organs of the system, so it comes under the branch of biology which is called as physiology. So basically when you're studying about the structure of different organs or different body system, it comes under the branch of biology which is termed as anatomy, whereas when you study about its function, आपके body में वो क्या role play करता है, it comes under physiology. So when we talk about digestive system, so digestive system से related होता है nutrition. So what is nutrition? बच्चों, जब हमारी बॉडी अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करती है, जिस वे से हम उसे ऑब्टेन करते हैं और बॉडी फिर हमें उसे यूटिलाइज करवाती है, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलता है, सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रिशन। आप जो खाना खाते हो और खाने के बाद वो खाना आपकी बॉडी पूरी यूटिलाइज करती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। सो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी यू कैन सी शिनचैन, ये सबका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक है कार्टून का। या फिर होगा कि ये कैरेक्टर जो है किसी किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अनॉय करता, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि शिनचैन खा रहा है। तो लेकिन वो क्या खा रहा है, गौर से देखो, वो जंक फूड एक्वायर कर रहा है। तो बच्चों, कुछ भी खाने से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा क्या, नहीं। वी हैव टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे डाइट में प्रेजेंट हो, हमारे खाने में प्रेजेंट हो, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूट्रिशन बोलते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कंज्यूम करने चाहिए बच्चों, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी नाम से ही समझ में आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट हमें बहुत कम अमाउंट में लगते हैं, मतलब उसे ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से अमाउंट में खाओगे तो भी आपके बॉडी को उसका फायदा मिलेगा। सो दे आर टर्म्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट।
ऑन द अदर हैंड जो होता है दूसरा न्यूट्रिएंट, इट इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट रहते हैं जो आपको डेली बेसिस में लार्जर अमाउंट पे लगता है एज कंपेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज मिनरल्स एंड विटामिन्स। कौन से दो न्यूट्रिएंट्स? मिनरल्स एंड विटामिन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट इज नथिंग बट द एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। आपके बॉडी को जो एनर्जी देता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और जो फैट है वो भी आपके बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। अभी जो बचा हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन, इट इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। व्हाट इट इज? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो आपके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। दे आर द रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स। रेगुलेट करना मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके लिए हमारी बॉडी को क्या लगता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो जैसे हमने देखा कि अभी न्यूट्रिशन क्या था? जिस प्रोसेस से हम फूड को यूटिलाइज करते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा तो आप थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे उसके ऑर्गन से। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है एक पूरा मस्क्यूलर ट्यूब होता है विच इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? मस्क्यूलर ट्यूब। और उस ट्यूब की डायमीटर हर एक एरिया में अलग होती है। इट इज ऑफ वराइंग डायमीटर विच बिगिंस विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस। सो लेट अस सी द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिन होता है माउथ से। जैसे ही हम मुंह खोलते एक बड़ा सा कैविटी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी और ओरल कैविटी। फिर यहाँ पे छोटा सा एक ट्यूब रहता है विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स which leads to a food pipe called as esophagus. So mouth followed by buccal cavity, a short tube called as pharynx which leads to a food passage tube that is esophagus. फिर जहाँ पे जाके हमारा फूड स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक के आगे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन followed by large intestine and this digestive system, the alimentary canal ends with anus. तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक मस्क्यूलर ट्यूब है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। It begins with mouth, ends with anus. Mouth it is followed by buccal cavity, then a short tube which is called as pharynx. Pharynx के आगे आता है फूड पाइप जिसे आप कहते हो ईसोफेगस, देन कम्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये हो गए आपके ऑर्गन्स। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। So the first sets of glands are present in your buccal cavity जिसे हम कहते हैं salivary gland. Okay, remember कि buccal cavity के अंदर क्या होता है? salivary gland. Then you are having liver, gall bladder and pancreas जो stomach और small intestine के बीच में present होता है. You can see in the diagram that it is present between the stomach and small intestine. क्या present होता है? liver, gall bladder and pancreas. और बच्चों जो स्टमक है उसकी वॉल के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। व्हाट आर प्रेजेंट? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है वेरियस इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स कौन से हो गए? आपके बकल कैविटी में होता है सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आपको दिखेगा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन के अंदर होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। So now we are going to begin with the organs of the digestive system one by one in detail. So आज हम पढ़ेंगे पूरा about buccal cavity, मतलब जो आपका माउथ है which leads into a large cavity called as buccal cavity. तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो जो आपका माउथ है it is bounded by upper lip and lower lip. जो माउथ होता है वो एक्चुअली ट्रांसफर स्लिट है। ये जो स्लिट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ। इसके बाउंड्री में क्या होता है? अपर लिप एंड लोअर लिप। तो जैसे ही आप माउथ खोलते हो एक बड़ी सी कैविटी होती है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो
तो जो साइड वॉल्स है बकल कैविटी, ये किससे बने हैं? चिक्स। उसका जो रूफ होता है इट इज मेड अप ऑफ पैलेट। जो आपके बकल कैविटी का ऊपर का हिस्सा, यू कैन टच योर टंग ओवर दैट, सो उसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट का बच्चों जो दांत है, आपकी जॉ है, उसके सामने का हिस्सा इट इज हार्ड पैलेट, और जो पीछे की तरफ का हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। तो जो पैलेट है इट इज एन आर्क स्ट्रक्चर, डोम शेप का होता है। सामने का हिस्सा जो होता है इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, और जो पीछे का हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। और जो हमारे बकल कैविटी का फ्लोर होता है वहां पे होता है मस्क्यूलर टंग। तो अगर माउथ को देखें तो माउथ क्या है? एक ट्रांसवर्स स्लिट विच इज बाउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। When you open the mouth, it leads into a cavity which is called as oral cavity or buccal cavity. तो oral cavity और buccal cavity के जो walls है, side walls, वहां पे क्या होते हैं? चिक्स। रूफ पे क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ पैलेट। पैलेट का सामने का हिस्सा हार्ड पैलेट, पीछे का हिस्सा इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। तो जो सॉफ्ट पैलेट है वहां पे आपको दिख रहा है कि एक जो डायग्राम है वहां पे आपको दिखेगा कि बीच में ऐसा एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर है। आपने विक्स का एड देखा है, खिच खिच, उसमें वो जर्म्स लटकते रहते हैं। सो व्हाट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज यूव्यूला। अभी नाम ही थोड़ा सा टीडियस है, आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। द वर्ड इज यूव्यूला, ओके। और फ्लोर पे क्या होता है? टंग। सो बच्चों अगर आप बकल कैविटी देखो तो माउथ जो है इट लीड्स टू बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर है? तो फ्लोर पे होता है मस्क्यूलर टंग, फिर आसपास जो है ऊपर अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इसमें क्या होते हैं? हमारे टिथ। एंड पूरे बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट टंग, teeth and salivary gland. These all structures are present inside your buccal cavity. So let us start with teeth. Singular is tooth. तो बच्चों जो teeth होता है, as you can see in the diagram, the teeth consist of two parts. जब भी आप अपना teeth भी देखोगे तो फिर आपको दो parts दिखेंगे। एक part जो visible होता है बाहर से उसको बोलते हैं crown, और दूसरा पार्ट जो जॉ के अंदर होता है इट इज कॉल्ड एज रूट। जो विजिबल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्राउन, और जो जॉ के अंदर होता है इट इज कॉल्ड एज टूथ। तो जो हमारा टूथ है, सिंगल टूथ, ओके, जो जॉ के अंदर है, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज रूट। जो हमारा सिंगल टूथ होता है इट इज एम्बेडेड इन द बोन्स ऑफ द जॉ, ओके। तो ऐसे टाइप के टीथ को बोलते हैं थेकोडोंट। रिमेंबर दिस वर्ड, the tooth, single tooth, it is embedded in the sockets of jawbone. It is embedded in the sockets of jawbone. Such kind of tooth is called as thecodont. फिर जो बच्चों क्राउन है, जो विजिबल पोर्शन है, व्हाइट विजिबल पोर्शन, उसे बोलते हैं क्राउन। क्राउन के ऊपर एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, इट इज कॉल्ड एज इनामल। यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनामल। इनामल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो अगर आप इनामल के नीचे देखो, जो टीथ का पूरा आगे का बॉडी है, सिंगल टूथ का जो बॉडी है, इट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। टूथ के कितने पार्ट है? दो। एक जो ऊपर का विजिबल पार्ट है दैट इज क्राउन, जो एम्बेडेड पार्ट है उसे बोलते हैं रूट। जो विजिबल पार्ट है क्राउन, उसके ऊपर व्हाइट कवरिंग होती है, इट इज कॉल्ड एज इनामल। इनामल के नीचे जो टूथ का पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, और डेंटाइन के सेंटर में आपको दिखाई देगा इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी या फिर उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। उसके अंदर बच्चों होता है ब्लड वेसल, नर्व और लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड एज पल्प। ब्लड वेसल, नर्व एंड पल्प। तो बच्चों आपने एक बहुत जो डेंटिस्ट एक ट्रीटमेंट देते हैं ऑफ रूट कैनाल, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ये रूट कैनाल थेरेपी क्या होता है? जब हम लोग फूड खाते हैं और प्रॉपरली हमारा माउथ क्लीन नहीं करते तो जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? जो टीथ है, टीथ का इनामल है, डेंटाइन है, उसको उसके सब्सटेंस वो लोग खाते हैं, उनके लिए वो फूड होता है। तो खाएंगे तो धीरे धीरे लेयर निकलती जाती है, तो उससे हमारे दांतों में क्या बनती है? कैविटी।
तो जब ये कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि जो रूट का कौन सा पार्ट, सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल पल्प एक्सपोज हो जाता है, कि वो कैविटी इतनी नीचे जाती है कि कौन एक्सपोज होगा, सेंट्रल कैनाल और पल्प कैनाल। उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल है, नर्व्स है। तो बच्चों अगर उसमें कुछ भी टच होता है तो हमें अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो रूट कैनाल में क्या करते हैं कि जो ये सेंट्रल कैविटी है उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, उसे कट किया जाता है और उसमें सिलिकॉन वायर डाली जाती है। मतलब वो जो टिथ है वो बेसिकली डेड हो जाता है, क्योंकि नर्व सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है। तो वहां पे क्या डाला जाता है, सिलिकॉन, एंड देन उसे कवर कर दिया जाता है कैप से। तो आपके पास वो टूथ का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें लाइफ नहीं होती, और इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, रूट कैनाल। देन अगर आप टिथ का देखो तो आपके पूरे एक अडल्ट ह्यूमन में टोटल टिथ कितने होते हैं, 32। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16। और हमारे पूरे लाइफ साइकिल में ये टिथ के सेट कितने बार आते हैं, 2 बार। एक जब हम पैदा होते तब तो दांत ही नहीं रहते, फिर जब जो दांत आते हैं उसे हम बोलते हैं मिल्क टिथ या फिर दूध के दांत बोलते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं परमानेंट टिथ। तो पूरे लाइफ साइकिल में कितने बार आए, 2 बार। और परमानेंट टिथ एक बार टूट गया तो फिर से बच्चों टिथ नहीं आने वाला, ये याद रखो। सो पूरे लाइफ साइकिल में आपके पास कितने बार दांत आते हैं, 2 बार। आपके जॉ में 2 बार दांत आते हैं। इसके लिए फेनोमेनॉन है डाइफायोडोंट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द फेनोमेनॉन इज डाइफायोडोंट, दैट इन द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ साइकिल दे शो 2 सेट्स ऑफ टिथ, सो दैट इज डाइफायोडोंट। ह्यूमन अडल्ट में कितने टीथ होते हैं, 32। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, सो टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टीथ? सो बच्चों जनरली हम दांतों से खाने को चबाते हैं, ओके, वी मैस्टिकेट इट, मतलब जो लार्ज पार्टिकल होता है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैश करते हैं। एंड इवन जो टीथ है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। So one of the main function of the food is mastication, that is converting the food from large particle into small particles, and it also mixes the food with saliva. So अगर आप हमारे दांत देखो, ओके, सारे दांत एक जैसे होते हैं दिखने में, नहीं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, उनका साइज स्ट्रक्चर अलग होता है। So in our body we are having different type of teeth. So this phenomenon is called as heterodont. अगर सारे दांत एक जैसे होते हैं, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर, तो हम वर्ड यूज करते हैं होमोडोंट। लेकिन हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के टीथ है, उनका स्ट्रक्चर और उनका जो अपीयरेंस है वो अलग है, उनका फंक्शन अलग है। सो दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, हेटेरोडोंट। सो इन ऑल वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ डिफरेंट टीथ इन आवर बॉडी। सो दे आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार। आप डायग्राम में देख सकते हो, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। सो इनका एक डेंटल फॉर्मूला होता है, मतलब इनका नंबर स्पेसिफिक होता है। तो फिर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो एक ही जॉ का होता है, आइदर यू आर कंसिडरिंग योर अपर जॉ और लोअर जॉ, तो उसमें बीच में डिवीजन की साइन होती है बाय, तो इट इज फॉर लेफ्ट एंड राइट साइड। तो जैसे इंसीजर से 2/2, अगर हम अपर जॉ ले ले तो ये बीच वाला है, तो यहाँ पे 2 दांत और ये 2 दांत, सामने की जो 4 दांत होते हैं वो क्या है, इंसीजर। सो लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। उसके आगे होता है कनाइन 1/1, जो ड्रैक्यूला वाले टीथ होते हैं। हमारे ड्रैक्यूला जैसे नहीं होते, लेकिन ड्रैक्यूला के जो टीथ होते हैं दैट इज कनाइन्स। सो कनाइन्स लेफ्ट साइड में एक होता है, राइट साइड में एक होता है। सो इंसीजर्स 2/2, कनाइन्स 1/1। इंसीजर के लिए आप इनिशियल यूज करोगे I, कनाइन्स के लिए इनिशियल यूज करोगे C। सो I 2/2, C 1/1। फिर आता है प्रीमोलार, प्रीमोलार PM, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, सो 2/2। और मोलार्स जो हमारी दाढ़ होती, जो मोटी वाली दांत होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोलार्स, जो जॉ के पीछे साइड में होते हैं। सो ऑन द आइदर साइड दे आर 3, सो 3/3। तो कैसे याद रखोगे, 2 1 2 3, 2 1 2 3। सो इंसीजर्स 2/2, सॉरी, हाँ, इंसीजर्स 2/2, कनाइन 1/1, प्रीमोलार 2/2 एंड मोलार 3/3। सो टोटल कितने होते हैं, 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। सो हियर यू कैन सी क्लियरली इंसीजर्स जो होते हैं,
So on the left and right side 2 each, canine single 1 each, premolars 2 each and molars 3 each. So total एक जॉ में ओके टोटल कितने teeth होते हैं 16 teeth and lower jaw also consists of 16. तो टोटल adult में कितने teeth हो गए 32. Now the next structure which we are having in our buccal cavity is tongue. जो टंग होता है वो बकल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होता है. इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन एंड इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. जो टंग होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटीज फ्लोर. जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है वहां पे टंग प्रेजेंट होता है. उसका शेप कैसा होता है? रफली ट्रायंगुलर. ओके, देन अगर आपने आपका टंग गौर से कभी आईने में देखा होगा तो टंग के ऊपर ऐसे पिंक कलर के प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं. सो दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पैपिला. ओके, व्हाट दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पैपिला. टंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी के फ्लोर में. ओके, उसका शेप कैसा होता है? रफली ट्रायंगुलर. एकदम ट्रायंगल नहीं, इट इज रफली ट्रायंगुलर. अपर सरफेस में ऐसे पिंक कलर के बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैपिला. और बच्चों, पैपिला के ऊपर छोटे छोटे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड, जिससे हम अलग अलग फूड का टेस्ट ले पाते हैं. व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पैपिला. पैपिला के टिप पे क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स. और टेस्ट बर्ड से हमें अलग अलग टेस्ट समझ में आते हैं. तो टंग का फंक्शन क्या हो गया? टू डिटेक्ट टेस्ट. अलग अलग फूड, देखो जैसे अगर आपका आंख बंद कर दिया और आपके मुंह में गुलाब जामुन डाला, आपको पता नहीं लेकिन गुलाब जामुन डाला, लेकिन टेस्ट करके तो आप बता सकते हो कि क्या खाया? गुलाब जामुन. ऑन द अदर हैंड वही मिर्ची डाला तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैंने गुलाब जामुन खाया. व्हाट यू विल से कि आपके मुंह में क्या आया? मिर्ची. तो आपको टेस्ट करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है. व्हाट यू रिक्वायर? योर टंग. सो जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें अलग अलग टाइप के टेस्ट बताते हैं. तो बच्चों, टंग के ऊपर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका स्पेसिफिक जगह होता है. जैसे आपका जो टंग है उसका फ्रंट साइड इट डिटेक्ट्स द स्वीट टेस्ट. Similarly, the back side of the tongue it detects the bitter taste. Front side sweet taste, back side bitter taste. और जो sides होते हैं हमारे टंग के, तो sour and salty taste ये आपको बताता है. Front sweet, back bitter, और जो sides है laterals है वहां पे आपको sour and salty taste समझ में आता है. उसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो टंग swallowing में हेल्प करता है. खाते टाइम हमारा इतना ध्यान नहीं होता कि टंग क्या कर रहा है. बट यू हैव टू रिमेम्बर, जब हम फूड को स्वालो करते हैं टंग जो है वो पैलेट के अगेंस्ट प्रेस होता है और जो फूड है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे फूड आपके बकल कैविटी से ईसोफेगस में चला आता है. सो इट हेल्प्स इन स्वालोइंग. उसके अलावा टंग जो है फूड और सलाइवा को मिक्स करने में भी हेल्प करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करने के लिए भी क्या है? देयर इज मूवमेंट ऑफ टंग. सो टंग ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीच. तो टंग क्या 4 फंक्शन याद रखोगे बच्चों. पहला है कि टंग अलग अलग टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करता है. सेकेंड, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा. इट हेल्प्स इन स्वालोइंग एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्पीच. सो अगर आप टंग देखो, सो टंग जो है मैंने आपको बताया इट इज लाइंग इन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. तो अगर आप टंग को अपलिफ्ट करते हो बच्चों तो उसके नीचे एक रिज दिखता है आपको, एक फोल्ड ऑफ स्किन दिखता है. इट इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम. ओके, टंग को जब हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो एग्जैक्टली मिडिल सेक्शन में, टंग के मिडिल सेक्शन में, यू कैन सी ओवर हियर, टंग के मिडिल सेक्शन में एक फोल्ड ऑफ स्किन दिखता है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम. आपको ये नाम याद रखना है. सो टंग में इंपॉर्टेंट क्या था? टंग के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं कॉल्ड एज पैपिला. पैपिला के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स कॉल्ड एज टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. और टंग जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, उसमें बोन प्रेजेंट नहीं होता. ओके, उसके अलावा स्वालोइंग, स्पीच एंड मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, इन चीजों में टंग हमारी हेल्प करता है. बकल कैविटी में अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. ओके, बकल कैविटी में मैंने आपको क्या बताया? 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. उसमें से हमने टिप स्टडी कर लिया है, टंग स्टडी कर लिया है, अभी क्या बचा? सलाइवरी ग्लैंड.
सो बच्चों, हमारे बक्कल कैविटी में मल्टी सेलुलर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड की जो ओपनिंग है इट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी और इस ग्लैंड को खुद का डक्ट प्रेजेंट रहता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। You have to remember the glands are of two types, exocrine and endocrine. जिस ग्लैंड को डक्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और जिस ग्लैंड को डक्ट प्रेजेंट रहता है इट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में खुद का डक्ट प्रेजेंट होता है, उसका सिक्रीशन डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन में रिलीज होता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड विच ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। हमारे बक्कल कैविटी में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अभी इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट है तो आपको अच्छे से सुनना है और याद रखना है। द फर्स्ट वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के कितने पेयर्स है? 3 पेयर्स। तो उसमें से पहला जो पेयर है इट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। उसका लोकेशन होता है बिलो द टंग। द फर्स्ट पेयर इज सबलिंगुअल। लिंगुअल, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, हम बात करते हैं टंग से, सो टंग के नीचे, इसलिए नाम कैसा है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, what is the location? below the tongue. सेकेंड है सबमैंडिबुलर। बच्चों, जो आपका लोअर जॉ होता है इस बोन का नाम है मैंडिबल। एग्जैक्टली इसके नीचे 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज सबमैंडिबुलर। सो सबमैंडिबुलर का लोकेशन क्या है? इट इज बिलो द लोअर जॉ। और जो तीसरा है इट इज पैरोटिड। पैरोटिड, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, आपके ईयर के सामने प्रेजेंट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के कितने पेयर है? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसके नाम और लोकेशन याद रखना है। इट इज अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड। पहला है सबलिंगुअल विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग। सेकेंड इज सबमैंडिबुलर विच इज प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ। The third one is parotid which is present in front of ear. तो जैसे मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, तो इसमें अलग अलग बहुत सारे सेल रहते हैं, लेकिन जितने भी सेल है दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल। दे आर टर्म्ड एज सीरस सेल एंड म्यूकस सेल। चलो बच्चों रिपीट करो, क्या नाम है? सीरस सेल एंड म्यूकस सेल। सलाइवरी ग्लैंड में 2 टाइप के सेल होते हैं, सीरस सेल, म्यूकस सेल। तो उसमें से जो सीरस सेल है इट सीक्रेट्स वाटरी फ्लूइड। क्या सीक्रेट करता है? वाटरी फ्लूइड, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। digestive enzyme which is called as what? Salivary amylase. It is also called as ptyalin. उसको दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। तो सीरस सेल क्या सीक्रेट करेगा? वाटरी फ्लूइड। इस वाटरी फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ये टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज बच्चों इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर विच इज कॉल्ड एज माल्टोज। ऑन द अदर हैंड द म्यूकस सेल विल सीक्रेट म्यूकस। एक चिपचिपा लिक्विड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है जिसे बोलते हैं म्यूकस, इट इज सीक्रेटेड बाय द म्यूकस सेल। तो जो सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन है उसमें 2 सेल के सीक्रेशन आते हैं, सीरस सेल एंड म्यूकस सेल। सीरस सेल क्या सीक्रेट करता है? वाटरी फ्लूइड, और म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस। इन दोनों सीक्रेशन को एक साथ बोलते हैं सलाइवा। सो द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज सलाइवा। तो सलाइवा का फंक्शन क्या है? वो सारे फूड को एक साथ बाइंड करता है। देखो बच्चों, आप कितना भी सॉलिड फूड खाओ उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन थोड़ी देर चबाने के बाद, सलाइवा से मिक्स होने के बाद हर एक फूड पार्टिकल एक दूसरे को बाइंड हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा में म्यूकस भी होता है जो स्लिपरी है, तो फूड को स्लिपरी बनाता है ताकि हम उसको इजीली क्या कर सके? स्वालो। तो सलाइवा का फंक्शन क्या है? टू बाइंड द फूड। ओके, टू बाइंड द फूड। फिर फूड को क्या बनाता है? स्लिपरी। इट मेक्स द फूड स्लिपरी सो दैट इट कैन बी इजीली स्वालो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने डिटेल में किसके बारे में पढ़ा? अबाउट बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, दैट इज टेथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो इसके बारे में आप स्टडी करोगे ठीक से और फिर उसके ऊपर मैं आपको होमवर्क और असाइनमेंट दूंगी जिसे आपको सॉल्व करना है।
ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।